नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं यहाँ एक साइकेट्रिक नर्स हूँ। हम यहाँ आज अनु जी से बात करेंगे जो अपनी बेटी दिशा के साथ यहाँ आई हैं। और हालांकि हमने दिशा से बात की है और उनकी जांच की है, फिर भी मैं चाहूँगी अनु जी आपसे पूछूं कि आप उनको यहाँ किस वजह से लाई थी, बताएं। मैं दिशा को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैंने ये 3 हफ्तों से ज़्यादा दिशा पे ये नोटिस करा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों पे बहुत ज़्यादा शक करने लग गई है। और वो बार बार ये बोलती है कि ये जो हमारे बगल में पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब मुझे मारना चाहते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। और अभी तो रिसेंट का ही मैं आपको एपिसोड बताना चाहती हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ही घर में इसने बहुत ज़्यादा हमसे लड़ाई झगड़ा किया, सामान उठा के फेंक रही है कि तुम मेरे बारे में ये बातें करते हो। और वो जो बातें बोल रही है कि हम उसकी बुराई करते हैं, हम उसकी बुराई क्यों करेंगे। तो वो बार बार बोल रहे कि आप लोग मेरी बुराई करते हो, मेरे बारे में ऐसा बोलते हो कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ और मैं कोई काम नहीं करती हूँ, जबकि हालांकि हमारे में ऐसा नहीं है। हम उससे कोई काम करवाना मतलब कुछ काम वगैरह नहीं करवाते हैं। तो और वो पड़ोसियों से भी अब जाके, हालांकि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, वो पड़ोसियों से मतलब अच्छे से इंटरेक्ट करती थी और नमस्ते वगैरह सबको करना है, दुआ सलाम सबको करना है आते जाते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो पड़ोसियों से वहाँ पे लड़ रही है कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। और वो हमारे घर में कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी बेटी हमसे लड़ने के लिए आ रही है। और हमारे साथ भी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले हमारे साथ भी वो लड़ रही थी और बहुत बुरा वाला उसने हमारे साथ लड़ाई करी। मतलब अपने भाई को, मतलब वो तो अच्छा था कि वो झाड़ू था तो उसको वो लगा नहीं ज़्यादा, तो उसने अपने भाई के एकदम दूर से ही मारा। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। जी जी जी, आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल यही चीज़ हमने जब दिशा से भी बात की तो यही चीज़ उन्होंने बताई। और इसके अलावा और भी कुछ जांच है, हमने जो उनसे पूछा उसको हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, कि जो भी उनको दिक्कत हो रही है उसकी हिस्ट्री ली है, हमने उनसे हाँ जी। जानकारी ली है। इसके अलावा एक और जांच होता है जिसे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या शॉर्ट फॉर्म में एमएसई कहते हैं। हाँ जी। तो वो एमएसई करने के बाद जो कंक्लूजन आया है या हाँ जो जी। उससे उस टेस्ट से जो निकल करके आया है, दिशा की जो कंडीशन है उसको हम साइकोसिस कहते हैं। तो अच्छा, इस जांच से यही निकल कर आया है कि दिशा को साइकोसिस है। तो उसे साइकोसिस है, मतलब हाँ इसे कोई जी, दिमागी हाँ जी, हाँ जी, ये बीमारी एक है? मानसिक रोग ही है। साइकोसिस को हम हिंदी में मनोविकृति भी कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो। अच्छा। इसमें मेनली क्या होता है साइकोसिस में, कि जो भी व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पे हम दिशा की बात करें, दिशा को जो एक्चुअली जो रियलिटी है बाहर, जो वास्तविक दुनिया है, उससे थोड़ा वो कट ऑफ हो गए हैं। अच्छा। इनकी अलग ही अपनी वास्तविकता अलग है। जो एक्चुअल आप सबको रियलिटी दिखती है, इससे थोड़ा उनकी रियलिटी अलग होगी, जो अच्छा। मेनली ये साइकोसिस में होता है। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। जो साइकोसिस है ये इसी फॉर्म में हो सकता है या फिर कुछ और भी मानसिक रोग होते हैं उसके साथ, उनके एसोसिएशन में भी है, उनके साथ साथ भी ये साइकोसिस हो सकता है। तो मैं अच्छा। अब ये पूछना चाहूँगी कि जो आपने जो लक्षण बताया है उसके अलावा उनको कभी ऐसा होता है कि वो अकेले में बात कर रहे हो अपने आप हाँ, से? बहुत। वो तो बहुत अकेले में बात करती है, बड़बड़ाती रहती है कुछ ना कुछ। बड़बड़ाती और रहती कई है, बार मैं देखती हूँ कि वो कमरे में लाइट बंद करके हंसती है, अपने आप से अकेले में अपने हंसती आप है। अकेले से हंसती हाँ है। जी। उससे कोई बात नहीं कर रहा होता और फिर भी वो पता नहीं कहाँ किससे बात करती है, हमें जी, समझ नहीं आता। और जब कई हम बारी आप लोग। रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे एकदम गुस्से में बात करती है और लड़ती है हमसे। एक तरफ से देखा जाए अपनी दुनिया में रहती है। हाँ, अपनी ही दुनिया में रहती हाँ है। जी, इसको हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं इस चीज़ को। अच्छा। जहाँ पर जैसे आपने बताया, इसमें अपने आप से बातें करना, अपने आप से हंसना, हाँ जी। अपनी ही दुनिया में रहना, लीन रहना। हाँ तो जी। ये सब ऑटिस्टिक थिंकिंग में आता है, जो कि साइकोसिस के एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो इसके कारण क्या है, किन वजह से ये मतलब चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, मतलब इसके साथ ये सब घट रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका? इसके देखिए कुछ कारण हो सकते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि कई बारी
कुछ कुछ लोगों में या कुछ व्यक्तियों में ये होने के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि रिस्क पर है। तो कुछ भी हो सकता है। कई बारी कारण नहीं भी पता होती किस वजह से हो गया, है ना, ऐसा भी होता है। तो कुछ रीज़न ये होते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न कहा जाए वो ये होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम के केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे हम कहते हैं, तो ये न्यूरोकेमिकल्स हमारे ब्रेन में होती हैं। तो डोपामिन नाम का एक न्यूरोकेमिकल होता है जिसका जो लेवल है, अगर वो आगे पीछे ऊपर नीचे या इम्बैलेंस जिसे कहते हैं, इसका इम्बैलेंस हो जाए, उस वजह से साइकोसिस हो सकता है। अच्छा। इसके अलावा आपकी फैमिली में किसी को भी साइकोसिस की कोई हिस्ट्री हो, या साइकोसिस के अलावा और भी कोई मानसिक बीमारियों का कि कोई हिस्ट्री रही हो आपकी फैमिली में, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। हाँ। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर हो हाँ, गया। इसकी दादी को ये बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ हाँ जी, जी। देखिए। तो ये एक उस वजह से दिशा को ये होने के चांसेस बढ़ गए, है ना। अच्छा। किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से दिशा को ये होने का रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि उनकी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया की एक हिस्ट्री है। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा कभी उनको कोई सर पे कोई गहरी चोट आई हो, नहीं, या ऐसा फिर तो नहीं। ऐसा नहीं हुआ है। नहीं। इसके अलावा कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई हो इनको, है ना, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, नहीं। इन सब में भी साइकोसिस हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो और भी काफ़ी बीमारियां होती है, जैसे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक बीमारी होती है, उस केस में भी साइकोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर सीवियर लैक ऑफ स्लीप हो, काफ़ी लंबे समय तक नींद का ना मिलना, सो नहीं पाना, है ना, इन सब के वजह से हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैं दिशा जो 16 साल की हैं, तो वो एडोलेसेंट एज माना जाता है। अच्छा। तो एडोलेसेंस में, और जैसे कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद का जो टाइम होता है, हाँ जी। उस टाइम में हमारे हार्मोन्स का भी काफ़ी बॉडी में चेंजेस होते हैं। अच्छा। तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी साइकोसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइकोसिस हो सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी, तो मतलब जैसे आपने ये मुझे बताया कि क्या क्या कारण होते हैं, और बताया भी कि इसमें मतलब इसमें होता क्या है, मतलब इसके हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इसके आइडेंटिफाई यानी इसके लक्षण आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इनके एक लक्षण तो मैंने आपको बताया, ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है हाँ, इसमें, जैसे है। आपने बताया। हाँ, जिसमें आप बता रहे हैं दिशा अकेले में अपने आप रूम ही, बंद करके बातें करती है, हाँ, लाइट ऑफ करके हंसती है, अपने ही वो हाँ, ख्याली दुनिया में रहती लगता है, है बिल्कुल ऐसा। सही। तो ये सब ऑटिस्टिक थिंकिंग में आता है। हाँ ये जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इसका, एक अच्छा। लक्षण है। इसके अलावा डेल्यूजन्स एक सिम्टम होता है। डेल्यूजन में क्या होता है, उनकी अपनी एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होती है। अच्छा। फॉल्स मतलब जो सच्ची नहीं है, फिक्स्ड मतलब वो इतनी स्ट्रांग बिलीफ होगी जो आप चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी उनको समझाएंगे, हाँ, जैसे आप कितना भी उनसे बातें करेंगे, उनको हाँ। प्रूफ भी दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे, वो नहीं बिलीव करेंगे कि उनके जो बिलीफ है, जिस चीज़ पर वो विश्वास कर रहे हैं, वो सच नहीं है। अच्छा। तो ये डेल्यूजन्स उनको हो जाती हैं। इसके अलावा हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हेलुसिनेशंस यानी उनको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो है नहीं, वो ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो कोई और नहीं सुन सकता, ऐसी चीज़ें वो अपने शरीर पर महसूस करेंगे जो है नहीं। अच्छा। जैसे चींटी चल रही हो, ऐसा महसूस हो उनको। इसके अलावा उनको ऐसी महक आ सकती है जो एक्चुअली सामने कुछ हो नहीं, उसके बाद भी उनको महक आए, और जो बाकी लोगों को नहीं आ रही हो। अच्छा। इसके अलावा उनको कोई ज़बान पे टेस्ट आ रहा हो, जो बिना कुछ खाए पिए टेस्ट आ रहा हो ज़बान पे। अच्छा। ये सब चीज़ें होती है जो हेलुसिनेशन में आता है, इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके अलावा एग्रेशन या एजिटेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, जैसे आपने बताया दिशा ने झाड़ू उठाकर फेंका किसी पर, है ना, भाई पे। हाँ, तो ये एग्रेशन होता है। तो ये एग्रेशन भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन, यानी वो भीड़ भाड़ में नहीं जाना, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हाँ, वो अपने ही मतलब कमरे के अंदर बंद रहती है और बड़बड़ाती है। हाँ, ये सोशल आइसोलेशन है, जहाँ पे वो मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है अपनी, या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलती। अच्छा।
तो ये कुछ मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो डेल्यूजन्स, जैसे मैंने आपको फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स बताया, इनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ तो आपने मुझे बताया एक कि उनके बारे में बातें कर रहे हैं ऐसा उनको लगता है ना, इसको हम आइडियाज ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हाँ जी। जिसमें उनको ये लगता है कि सब मेरे बारे में बोल रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा उनको क्या ऐसा भी लगता है कि कोई उनको मारना चाहता है? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं। बोला हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। वो कहती है कि सब मुझसे चिढ़ते हैं। सब चिढ़ते हैं, जेलस, सब जेलेसी, जेलस हैं उनको। हाँ। तो ये भी एक डेल्यूजन ऑफ जेलेसी कहते हैं, जिसमें अच्छा। उनको ये लगता है कि उनकी किसी चीज़ से या उनसे या उनकी किसी क्वालिटी से सब जलते हैं। अच्छा। ये भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा उनको ये लगता हो कि मैं भगवान हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा। ऐसा कभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो? ऐसा तो नहीं। हाँ। तो ये भी साइकोसिस में हो सकता है। अच्छा। है ना, ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन हो जाना, ये करती हैं ये? नहीं, ये नहीं। सब तो नहीं। तो कोई उनके बारे में बात कर रहा है और जेलस, हाँ। सब उनसे जलते हैं, हाँ, ये चीज़ें मेनली उनको। ये mainly तो ये है। डेल्यूजन में ही आता है, जहाँ पे उनको ये एक झूठा उनका बिलीफ बन गया है, जो कोई आप चाहकर भी उनको आप बात करके नहीं चेंज कर सकते। अच्छा। है ना, तो ये इनके कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा। इसके अलावा ये शक वहम भी करते हैं सब। हाँ, ये शक तो तो सस्पिशन है। इसे कहते हैं। हाँ, तो ये भी बिल्कुल ये शक हो बहुत सकता है। करती है। हाँ जी, तो ये लक्षण, ये सब आप लक्षण किसी में देखते हैं या आप दिशा में ही जैसे आगे भी कभी देखेंगे, तो आपको ये समझ जाना है कि ये साइकोसिस के सिम्टम दिखा रही हैं। ठीक है। जी। तो फिर आप मतलब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो उसे? साइकोसिस के लिए हॉस्पिटल में? देखिए, ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो अहम ट्रीटमेंट है, वो दवाइयों से होता है। अच्छा। तो दवाइयाँ इनकी कौन सी चलती हैं? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस कहते हैं हम इनको, यानी साइकोसिस को ठीक करने वाली दवाइयाँ। अच्छा। तो ये दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइकोसिस के इलाज के लिए। ठीक है। तो ये दवाइयाँ हम यहाँ पर दे रहे हैं टाइम से। ये थोड़ी दवाइयाँ लंबी चलती हैं। अच्छा। इसको आप बीच में रोक नहीं सकते, इसके डोज कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है। इन दवाइयों को इसी टाइम के हिसाब से आपको आगे तक रखना है। ठीक है। और साइकेट्री में या जो मानसिक रोग होती हैं, इनकी जो दवाइयाँ होती हैं, ये हमेशा लंबी चलती हैं। अच्छा। तो ये आप मान के चलिए कि आज आप दवाई देंगे तो कल परसों तरसों में उसका इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आपको लंबा और बिल्कुल कंसिस्टेंटली आपको ट्रीटमेंट चलाना है, तभी जाके आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ठीक है। तो ये आपको संयम रखना है इस चीज़ में। हाँ जी, है ना, हाँ दवाई जी। आगे तक दिशा की बिल्कुल रोकती नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हम सीबीटी, कुछ साइकोथेरेपीज हम कहते हैं, कुछ ये थेरेपीज होते हैं जिसमें बिना दवाइयों के ही हम इलाज करते हैं। हाँ जी। इसमें सिर्फ पेशेंट को देखा जाता है, पेशेंट को असेस किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनसे कुछ एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जिनके बेसिस पर हम उनके जो ये डेल्यूजन है, जो बिलीफ्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। फॉल्स बिलीफ हैं, जो इनको हेलुसिनेशंस है, यानी जो है नहीं वो दिखना, महसूस होना, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। रोकने की कोशिश करते हाँ हैं। जी। है ना। हाँ तो जी। उनको साइकोथेरेपीज में एक सीबीटी आता है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें उनके विचारों को और उनके एक्शंस को, यानी विचार जैसे कोई उनके बारे में बात कर रहा है और उन विचारों के चलते वो जब जाके किसी से लड़ाई कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो उन एक्शंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। है ना। हाँ इसके जी। अलावा फैमिली थेरेपी दे सकते हैं हम, कि फैमिली को कैसे उनको डील करना है और उनको भी फैमिली से कैसे कम्युनिकेशन रखना है। अच्छा। इसके अलावा हम साइको एजुकेशन करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी इस कंडीशन के बारे में बता रही हूँ, तो ये भी एक तरह का साइको एजुकेशन है। हम यही पेशेंट के साथ भी करते हैं, जहाँ पे उनके कंडीशन के बारे में उनको अवेयर कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये क्या हो रहा है आपके साथ और ये क्यों हो रहा है और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। काफ़ी हद तक। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज हम यही कर रहे हैं और आगे भी आपको भी यही मेंटेन रखना है, खासकर दवाइयों के मामले में। ठीक है। तो हम ये घर जाकर कैसे मतलब इसको करेंगे? जैसे यहाँ तो आप लोग कर रहे हो, मतलब दवाइयाँ दे रहे हो और मतलब इनको थेरेपीज़ वगैरह भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो घर पे जाके मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ अगर वापस से इसको ये सिम्टम्स आएँ, और फिर मतलब घर पे मेरे को क्या करना है उस पर?
आपके पेशेंट को हम डिस्चार्ज तो तभी करेंगे जब ये काफ़ी ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाए। हाँ जी। बिल्कुल पीक में तो हम नहीं भेजेंगे घर, हाँ जी। पर जब ये ठीक हो जाएंगी घर चली जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया कि दवाई में कोई भी भूल चूक होती है तो ये चीज़ वापस हो सकती है। कोई भी अच्छा। इनको स्ट्रेस होता है या कोई भी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होता है, नेगेटिव चेंज होता है, तो आप ये मान के चलिए ये हो सकता है इनको साइकोसिस वापस। अच्छा। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आप पहली बात तो आपको असेस करना है कि इनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। डेल्यूजन हो रहा है, उनको हेलुसिनेशन हो रहा है, जो चीज़ है नहीं वो महसूस होना या दिखना या सुनाई देना, आवाज़ें सुनाई देना। हाँ जी। तो ये सब आपको असेस करना है, ये आपके पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है पहले। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया दवाइयाँ, इनकी दवाइयाँ बिल्कुल भी आप कम नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। बिना डॉक्टर के सलाह के आपको दवाइयाँ बढ़ानी या कम नहीं करनी है, आपको दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। बिल्कुल, चाहे आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं, फिर भी दवाइयाँ इनकी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। इसके अलावा डेल्यूजन के चलते एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है और बहुत थोड़ा डेंजरस चीज़ ये होती है कि पेशेंट को या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रहती है, जिसे हम सुइसाइडल बिहेवियर कहते हैं, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी, जिसे हम होमिसाइडल बिहेवियर कहते हैं। हाँ जी। तो इन दोनों बिहेवियर को आपको पेशेंट को नुकसान से बचाने के लिए और उनके आसपास के लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आपको ये करना है कि उनके आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कि किसी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब इसमें चाकू, दवाई, केमिकल, इनके अलावा जैसे हम कांटा चम्मच से खाना खाते हैं, हाँ। वो फोर्क जो है वो फोर्क भी एक वेपन की तरह यूज़ हो सकता है। तो अच्छा। ऐसे कोई भी नोकीली चीज़ हो, कांच की चीज़ हो, कोई दवाई हो, केमिकल हो, इन सब चीज़ों को, ब्लेड हो गया, रेज़र हो गया, इन सब चीज़ों को पेशेंट के आसपास से आपको हटा अपनी देना। बेटी के आसपास से आपको हटा देना है। ठीक है। ये उनके पास नहीं रखना है। पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है इसके अलावा, और हमेशा कोई ना कोई उनके साथ रहे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कभी भी पेशेंट अपने विचार, जैसे उनको डेल्यूजन हो रहा है, वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो आपको कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है। इससे वो ऑफेंड हो सकते हैं, उनको बुरा लग सकता है और वो एग्रेसिव हो सकते हैं, वो एग्रेशन में आ सकते हैं। तो आपको उनको उस टाइम पर समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और हो सके तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि आपको जो जो विचार आ रहे हैं वो आपसे शेयर करें, वो आपसे बातें करें, रादर दैन कि आप उनसे आर्ग्यू करें कि ऐसा नहीं है, आपको ये लग रहा है पर हमने ऐसा नहीं बोला है। आप ऐसा आर्ग्यू ना करें उनके साथ, आप उनकी बातें सुनिए और उनको इनकरेज कीजिए कि और क्या क्या लग रहा है आपको। अच्छा। ताकि वो जो विचार आ रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे तो उतना उनका जो उनका एजिटेशन है वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट से आपको बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करना है। अगर वो अपने विचारों को, चाहे वो नेगेटिव विचार हो, वो ये बोल रहे हो कि आप मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं, तो वो जब अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो आपको उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपको उन विचारों को बढ़ावा भी नहीं देना है। अच्छा। आप ये भी नहीं बोलेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आप ये भी नहीं बोलेंगे कि आप गलत कह रहे हैं। हाँ। उसके अलावा आपको मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि आप उनका ट्रस्ट गेन करें, आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनको शक वहम हाँ है। बहुत ज़्यादा है और हो सकता है। हाँ। तो शक वहम के केस में क्या होता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते इजीली। तो आपको उनका ट्रस्ट गेन करना है ताकि वो कम से कम कोई एक पर्सन हो जिनसे वो खुल के बात कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। अच्छा। है ना। और इनके सामने कभी भी, क्योंकि खासकर क्योंकि इनको ये वहम होता है कि आप सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके सामने कभी भी आप फुसफुसाना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे बातें नहीं करनी है, आपको लाउड बोलना है, इतना लाउड कि आप जो भी बात करें वो उनको सुनाई दे, ताकि उनको ये भरोसा रहे कि आप उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल अपनी बातें कर रहे हैं। उनका रेफरेंस हो रहा है, ये जो उनको ये विचार जो आ रहे हैं उसको आप इससे कुछ कम कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा कई बारी खाने में उनको ये लगता है कि मुझे आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या मुझे खाने में कुछ मिला के दे देंगे या पानी में कुछ मिला के दे देंगे, मुझे मारना चाहते हैं। हाँ। ऐसा भी बहुत कॉमनली होता है। तो आगे कभी ऐसा होता है तो आपको ये करना है कि जो भी उनके कॉन्फिडेंस में है, आप मदर हैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आपसे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होंगी वो, तो आपको उनके सामने ही कोई भी पैक्ड आइटम है तो आप उनके सामने खोलें। खाना आप परोस रहे हैं तो हो सकता है वो
ना खाएं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अगर वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ गलत चीज़ मिली हुई है या मिला के दी है आपने, तो आप उसको एक बारी खुद चख लें, उसके बाद उनको खिलाएं, ताकि उनको ये ट्रस्ट हो जाए कि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं हुई है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करने से इनके शक वहम का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हम कम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और जानकारी के लिए धन्यवाद।